शाहरुख खान की आवाज़ निकालते हुए तो आपने कई कलाकारों को देखा होगा। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से करा रहे हैं जो हूबहू शाहरुख की आवाज़ निकाल लेते हैं। खुद शाहरुख भी इनके इस हुनर के मुरीद हैं। इस कलाकार का नाम है जय विजय सचान। ये वो कलाकार है जो 350 लोगों की आवाज़ें निकाल लेता है, फिर चाहे शाहरुख खान हो या प्रधानमंत्री मोदी। जय विजय सचान की संघर्ष भरी कहानी हमें बहुत कुछ सिखलाएगी। पूरी कहानी ध्यान से सुने। दोस्तों, अगर आप विजय की कॉमेडी पसंद करते हैं तो एक लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय विजय बुंदेलखंड के हमीरपुर के हैं। पिता इन्हें अपने पारिवारिक बिजनेस में लगाना चाहते थे, लेकिन इनके मन में कुछ अलग करने की लगन थी। अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ा, मुंबई पहुंचे और यहाँ अपना नया सफर शुरू किया। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं था। नौकरी 2 थी, लेकिन सैलरी एक भी नहीं मिलती थी। रहने को घर नहीं था और कई बार भूखे भी रहना पड़ा। जब किस्मत पलटी और शाहरुख की मिमिक्री से कमाने लगे तो इंटॉलरेंस पर शाहरुख के बयान से देश भर में नाराजगी छा गई। लोगों ने शाहरुख की फिल्मों का बायकॉट किया ही जय विजय को भी जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। लोगों ने शो कैंसिल कर दिए क्योंकि उन शो में शाहरुख की मिमिक्री होनी थी। लेकिन उस दौर से भी लड़े, हार नहीं मानी। अपने बुरे दौर में रिलेशनशिप में भी काफ़ी दिक्कतें आईं। एक गर्लफ्रेंड थी जिसके लिए जय विजय खुद भूखे रहकर अपने हिस्से का खाना उसे देकर आते थे। करियर का कुछ हो नहीं पा रहा था तो उसने भी रिश्ता तोड़ लिया। आज जय विजय पहचाना हुआ नाम है। इंडिया गॉट टैलेंट से लेकर दी कपिल शर्मा शो तक ये कई जगह देखे और सराहे जा रहे हैं। कभी 45 रुपए कमाने वाले सचान आज एक शो के करीब 5 लाख रुपए लेते हैं। अपने सफर के बारे में जय विजय बताते हैं कि मैं हमेशा से शाहरुख खान की तरह जिंदगी जीना चाहता था। बचपन से ही उनको फॉलो करते आया हूँ। जैसे वो एक आम आदमी होने के बाद भी आज नायाब हीरा हैं, वैसे ही मैं भी बनना चाहता था। उनके बारे में आज तक जो कुछ भी छपा है वो सब मैं पढ़ चुका हूँ। कई बार तो उनकी आवाज़ ऐसे निकालता था कि लोग धोखा खा जाते थे कि मैं हूँ या खुद शाहरुख खान। जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर मुझे शाहरुख की आवाज़ निकालने वाले आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता था। मेरी जिंदगी में बदलाव भी उन्हीं की वजह से आए हैं। 2016 में शाहरुख खान से मेरी मुलाकात एक शो के दौरान हुई। शो का नाम था यादों की बारात। शो वालों ने मुझे बुलाया था। वो मेरा और शाहरुख का स्पेशल मोमेंट चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। शो के दौरान मेरी मुलाकात हुई, उनसे गले मिला, उनके पैर छुए। इस मुलाकात के बाद ही मेरी लाइफ बदल सी गई थी। 2018 में जब शाहरुख खान को लेकर सोशल मीडिया पर बायकॉट चल रहा था, उसका असर मेरे काम पर भी पड़ा। लोगों ने मुझे भी बायकॉट करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं शाहरुख की आवाज़ निकालता था। मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई। एक बार अप्रैल में मुझे सोशल मीडिया के जरिए कॉल आई थी जिसमें मुझे गद्दार की मिमिक्री करने के लिए जान से मारने की बात कही गई थी। उसने कहा कि मेरी गर्दन काट देंगे। मैंने कहा काट दो यार। इसके बाद भी मैंने शाहरुख की मिमिक्री करना नहीं छोड़ा। समय लगा, लेकिन धीरे धीरे हालात बदल गए हैं। तो ये वो किस्सा है जहां फेमस हुए और अपना मुकाम बनाया। अब बात करते हैं उस सफर की जहां से शुरू हुआ। मैं कानपुर के पास के हमीरपुर बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। परिवार में मम्मी, पापा और मैं हूँ। मेरा एक भाई था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई। मैंने डबल MA किया है, पहला पॉलिटिकल में, दूसरा मास कॉम जर्नलिज्म में। पापा मेरी इस पढ़ाई के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में काम करूं। उनकी एक ऑप्टिकल की दुकान थी। वो चाहते थे कि मैं वही बिजनेस संभाल लूं और सामान्य आदमी की तरह अपना जीवन बिताऊं। उन्हें पता था कि मैं लोगों की आवाज़ें निकालता हूं। वो कहते थे, बेटा ऐसे तुम कुछ नहीं पाओगे। मुझे पता था कि मुझ में कुछ खास है, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। पढ़ाई मीडिया में की थी, इसी वजह से मैंने रेडियो और न्यूज़ चैनल में काम किया। मुझे पता था कि मीडिया में काम करना आसान नहीं है। इसके बावजूद मैंने इसमें काम करने की ठानी, लिखना बोलना सीखा और इस फील्ड में काम कैसे होता है वो भी सीखा। हालांकि जब मैंने न्यूज़ चैनल में काम किया तो मुझे पैसे नहीं मिलते थे। दौर ऐसा भी था कि मैं एक समय में 2 कंपनी में काम कर रहा था। इसके बावजूद भी मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी। 9 घंटे की शिफ्ट करता था। कभी कभी तो दिन भर काम करते हुए 12-13 घंटे हो जाते थे, लेकिन समय पर सैलरी नहीं मिलती थी। दिल्ली में शुरुआत में मुझे
इस वजह से बहुत संघर्ष करना पड़ा। दिल्ली में जो सहारा का ऑफिस है उसके बगल में छोटा सा होटल था, वहां पर मैं रहता था। खर्च चलाने के लिए पापा से पैसे मांगता था। इस पर पापा बोलते थे, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और तुम ये कर रहे हो। इस बात पर एक दिन पापा से बहस हो गई। इसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि पापा से पैसे नहीं लूंगा। ये दौर ऐसा था कि जब जेब में खाने को पैसे नहीं रहते थे, ढंग की नौकरी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से टूट सा गया था। उस समय के बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पैसे नहीं होने की वजह से मैं एक रात भूखा सोया था। तब समझ में आया कि पैसा ही सब कुछ होता है। जब मैं रेडियो में काम कर रहा था तो दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म में भी काम करने के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन ही हाथ लगा। काम की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं कहता था कि मुझे किसी भी काम पर रख लो। किस्मत अच्छी रहती थी तो नौकरी मिल जाती थी, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। जब खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं रहते थे तो दोस्तों से उधार लेता था। इस वजह से लोगों ने गलत तरीके से बर्ताव भी किया। मैं एक दोस्त के साथ रहता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं कहाँ जाऊँगा। उसने कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। उसी कमरे के ऊपरी फ्लोर पर एक लड़का रहता था। मैं वहां पर रहने लगा। वहां पर ना बिस्तर था और ना ही पानी का कोई सोर्स। एक गद्दे पर सोता था। मई की गर्मी इतनी भयानक थी कि मेरे पीठ पर छाले पड़ गए थे। इसके बावजूद मुझे वहीं सोना पड़ता था, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था। पूरी दोपहर में मैं उसी कमरे में रहता था। सुबह शाम काम की तलाश में भटकता रहता था। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद मुझे एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी मिली थी। मेरा काम होता था लोगों को ये बताना कि खाना खाने का टाइम हो गया है, खाना मिलने लगा है। यहाँ तक कि मुझे लोग बाथरूम करके आए तो पानी डाला है या नहीं, ये जानकारी भी मुझे स्वीपर को देनी पड़ती थी। इस तरह से मैं अपनी लाइफ में अपमानित हो रहा था। मैंने अपनी लाइफ में ये भी सीखा कि अगर इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं तो उसका चेहरा अच्छा होना चाहिए। खराब चेहरे पर गरीबी और झलकती है। जब मैं छोटा था तो रामायण देखता था। राम जी का चरित्र मुझे बहुत प्रभावित करता था और आगे चलकर मैं उन्हीं के जैसा बनना चाहता था। मैं एक अच्छा पति, बाप और बेटा बनना चाहता था। मुझे लगता था कि ये किरदार मेरे लाइफ से कितना मिलता जुलता है। करियर के इस पड़ाव पर जिस कंपनी ने मुझे रिजेक्ट किया था, वहां से मुझे परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है। एक बार मैं एक जगह गया था जहां पर मेरी उनसे मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के दौरान रिजेक्ट कर दिया था। वो बहुत प्यार से मुझसे मिले थे, बात की, लेकिन उन्हें याद नहीं था कि पहले उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था। कॉलेज के दिनों से मेरी गर्लफ्रेंड थी। वो मेरी जूनियर थी। मैं उससे बहुत प्यार करता था और शादी करना चाहता था। वजह यह थी कि मैं छोटी जगह से आता था, तो शुरुआत से ही सपना था कि एक ही लड़की से प्यार करूंगा और उसी से शादी करूंगा। नौकरी के सिलसिले में वो भी दिल्ली में ही रहती थी। उस समय मैं मयूर विहार में एक चैनल में काम करता था। उसी ऑफिस के नीचे होटल था जहां पर मुझे सस्ते में खाना मिल जाता था। उस होटल का मालिक मुझे 40 रुपए में पनीर की सब्जी और 2 रोटी दे देता था। लंच ब्रेक के दौरान ये खाना मैं अपने गर्लफ्रेंड को देने चला जाता था। मेरी ऑफिस से कुछ दूर पर उसका ऑफिस था। मुझे पता था कि उसे पनीर बहुत पसंद था। मैं खुद नहीं खाता था, बाइक से उसे जाकर दे दिया करता था। एक दिन मैं मेट्रो से उसे छोड़ने जा रहा था। इसी दौरान मैंने उससे बोला, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। इस बात पर उसने बोला, क्या ये 40 रुपए का पनीर अपने बच्चों को भी खिलाओगे? उसकी इस लाइन को सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। ये कहकर वो चली गई, लेकिन मैं घंटों वहां पर रुका रहा। सोचने लगा कि उसने ये क्या कह दिया। ऐसा लगा कि मुझे 40 रुपए में तौल दिया गया है। वो मेरे लिए बहुत बुरा दिन था। वही मैंने फैसला किया कि जिंदगी में बेशुमार पैसे कमाना है। प्यार में रिजेक्शन के बाद मैंने अपने हुनर को खूब निखारा। इन सब के बावजूद मैंने उस लड़की से कभी नफरत नहीं की। बाद में उसने मुझे सॉरी भी बोला। उसने कहा कि शायद मैंने उसकी बातों को गलत तरीके से लिया था। मैंने बोला, शायद तुमने ऐसा नहीं बोला होता तो मैं इतना काबिल नहीं बन पाता। तुमने नहीं बोला होता तो मैं पागलों की तरह काम नहीं करता। लेकिन उस तरीके से तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। कभी किसी लड़के को पैसों से नहीं तोलना चाहिए। उसकी शादी हो चुकी है। आज भी कभी कभार मेरी उनसे बात हो जाती है। यही कामना करता हूँ वो हमेशा खुश रहे।
भाई की मौत की खबर सुनकर भी करते रहे स्टेज परफॉर्मेंस। ये किस्सा 2016 का है। इससे पहले मैं इंडिया गॉट टैलेंट में सिलेक्ट हो चुका था, जिसके बाद से मुझे छोटे मोटे स्टेज परफॉर्मेंस के लिए कॉल आता रहता था। इसके बदले में अच्छे पैसे भी मिल जाते थे। मैं एक बार मुंबई में स्टेज परफॉर्मेंस दे रहा था। लगातार मेरे फोन पर कॉल आ रहा था। फोन वाइब्रेशन मोड पर था। पता चल रहा था कि कोई कॉल कर रहा है, लेकिन शो के दौरान मैं कॉल उठा नहीं सकता था। पहला परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद मैंने फोन चेक किया। माँ के 40 फोन कॉल थे। इतने सारे कॉल देखकर मैं उनसे कॉल करके बोलने लगा, मम्मी ये क्या है? कितने बार कहा है जब शो करता हूँ तो इसके बीच में आप मुझे कॉल मत किया करिए। ये मैं सारी बात माँ को बोल ही रहा था, तभी उन्होंने बोला, बेटा सानू खत्म हो गया। ये सुनते ही दंग रह गया। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। मैं पूरी तरह से शून्य हो गया था। इससे पहले मैं कुछ रिएक्ट भी कर पाता, तभी दूसरे परफॉर्मेंस के लिए मेरे नाम की अनाउंसमेंट हो गई। इसके बाद मैं परफॉर्मेंस करने गया और अगले 1 घंटे तक मैंने परफॉर्मेंस दी। इसके बाद मैं घर गया। ये पूरी सिचुएशन बहुत दर्दनाक थी। मैं अपने भाई को बहुत प्यार करता था। एक तरफ उसकी मौत हो गई थी, दूसरी तरफ शो कर रहा था, लोगों को हंसा रहा था, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से टूट गया था। शो खत्म होने के बाद लोग आकर मेरे साथ फोटो भी क्लिक करा रहे थे। सबको फेक स्माइल के साथ अभिवादन कर रहा था, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। भाई के मौत के बाद इस बात का मुझे बहुत मलाल था कि मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया। उसके चले जाने के बाद मैंने आज तक कोई त्योहार नहीं मनाया। इसके बाद से हम लोगों की ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं हो पाई है। जब भी किसी शो में जाता हूँ तो सबसे यही कहता हूँ कि हेलमेट पहनकर ही सबको गाड़ी चलानी चाहिए। अपने एक्ट से भी मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ। जब सुनता हूँ कि किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी मदद करने के लिए पहुँच जाता हूँ। जितना हो सकता है उतना उस शख्स के लिए करता हूँ। जब 5 फीट का लड़का 5 मीटर के पन्नी में भरा जाता है तो उस वक्त माँ बाप पर क्या बीतती है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। दोस्तों, जय विजय सचान की संघर्ष भरी कहानी हमें यह सिखाती है कि सक्सेस पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। गाइस, जय की संघर्ष की कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।